जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। क्लासिफिकेशन के हमारे टॉपिक चल रहे थे और क्लासिफिकेशन के इन टॉपिक्स में हमने प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेड्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिड्स और आज एनेलिड्स की हमने क्लासें भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद में आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है संघ आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर थर्ड सेमेस्टर के अभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या थर्ड सेमेस्टर के कोई टॉपिक आप नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जल्दी ही आपको थर्ड सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आपको समय समय पर सारे वीडियो, सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं संघ आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा शब्द से क्या तात्पर्य है, पहले इस बात को डिक्लेयर करेंगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस और पोडास मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस आर्थ्रोस का अर्थ होता है संधि युक्त और पोडास का अर्थ होता है उपांग। यहां पर जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोस जिसका अर्थ होता है संधि युक्त और पोडास का अर्थ होता है उपांग। मतलब इस संघ के या ऐसे प्राणी जिनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो टांगे होती है, लेग्स होती हैं, उनमें जॉइंट्स होते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ऐसे, ठीक है ना, जो टांगे होंगी उनमें जॉइंट्स होंगे। संधि युक्त उपांग जो होंगे वो जॉइंट से होंगे। संधि युक्त उपांग मतलब आर्थ्रोस और पोड्स मतलब संधि युक्त उपांग के कारण ही इस संघ का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है। ठीक है, संधि युक्त उपांग के कारण इस संघ का नाम क्या रखा गया है? आर्थ्रोपोडा। अब बात करते हैं इसके स्पेशल कैरेक्टर की। सबसे पहला कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है इसका, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। लगभग इस संघ में पृथ्वी की पहचाने की जितनी भी जातियां हैं उनकी 2/3 जातियां इस संघ में देखने को मिलेगी। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, वो सारे के सारे संघ आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। तो पहला जो कैरेक्टर हो गया इसका, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का यह सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और लगभग इसमें पृथ्वी पर उत्पन्न जितनी भी स्पीशीज है जंतु जगत की, उनमें लगभग 2/3 जातियां, जो जाति हैं, स्पीशीज है, वो इस संघ में देखने को मिलती है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें लगभग 2/3 जातियां संघ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि सबसे बड़ा संघ है और जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे संघ आर्थ्रोपोडा में, जिसमें समस्त कीट इस संघ में सम्मिलित किए गए हैं। यह हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने जो बात की थी अभी, इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं मतलब इस संघ के जो जंतु हैं उनमें जो लेग्स होगी, उपांग होंगे, जो टांगे होगी, पोर्ट्स जो होंगे, वो जॉइंटेड होंगे। दूसरी बात, अगला पॉइंट जो है, इस संघ के जंतु लगभग सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब वो जल में भी रह सकते हैं, वो स्थल में भी रह सकते हैं और वो थल पर भी रह सकते हैं। जल, थल और समुद्र तीनों वासी हैं ये, अर्थात स्वतंत्र जीवी हैं। अगला पॉइंट, आवास की बात करें तो इनमें इनका आवास जल भी है, थल भी है और समुद्र, मेरीन वाटर, समुद्री प्राणी है। ये सारे के सारे समुद्री प्राणी भी हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं, समुद्री प्राणी भी हो सकते हैं, स्वच्छ जल में भी हो सकते हैं और स्थल पर भी ये रह सकते हैं। स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और अन्य किसी जीवों पर पैरासाइट्स के रूप में भी इनका जीवन मिल सकता है। स्वतंत्र जीवी भी
हो सकते हैं और परजीवी भी मतलब पैरासाइट के रूप में भी ये रह सकते हैं। ये इनका हो गया हैबिटेट। आवास की बात करें, समिति की बात करें तो आर्य समिति तो बहुत पीछे रह गई। तो यहां तो सारे के सारे जो प्राणी हैं वो द्विपार्श्व समिति देखने को मिलेंगे। समिति की बात करें, द्विपार्श्व समिति देखने को मिलेगी इनमें, द्विपार्श्व समिति। इसके अलावा शारीरिक संगठन की बात करें तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। अंग तंत्र के शारीरिक संगठन से आप समझ रहे हो, मतलब किसी भी शरीर में मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उनको करने के लिए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है। श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र देखने को मिलेगा। तो अंग तंत्र प्रकार का इनमें शारीरिक संगठन होगा। इसके अलावा शरीर के जननी स्तरों की बात करें तो हमने पहले कई क्लासों में जो हमने पिछली वीडियो बनाई उसमें बता दिया कि या तो कई प्राणी होते डिप्लोब्लास्टिक और कई प्राणी होते ट्रिप्लोब्लास्टिक, या तो द्विकोरकी होते हैं या त्रिकोरकी। तो ये जो प्राणी है ये त्रिकोरकी, त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय बोल दो, त्रिकोरकी बोल दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल दो, त्रिस्तरीय प्राणी। अर्थात त्रिस्तरीय का मतलब मैंने बता दिया है पहले भी कि इन प्राणियों में 3 जनन स्तर, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों जनन स्तर ही आगे चलकर भविष्य में प्राणी के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। विखंडी रूप से खंडित प्राणी है ये, विखंडित रूप से खंडित प्राणी है। विखंडित रूप मतलब शरीर खंडों में बटा होता है। शरीर के 3 खंड होते हैं, सिर, वक्ष और उदर, जो हम आगे बात करेंगे। शरीर खंडों में बटा होता है। और देहगुहा की बात करें तो हमने देहगुहा के आधार पर भी प्राणियों का डिवाइडेशन किया था। कुछ प्राणी तो ऐसे थे जिनमें देहगुहा थी नहीं, वो तो एसिलोमेट कहलाए थे, अदेहगुए कहलाए थे। कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें देहगुहा थी लेकिन वो आभासी थी, और कुछ प्राणी ऐसे थे जिनमें देहगुहा थी और वास्तविक भी 2 प्रकार की होती है, एंटेरोसील और साइजोसील। इसकी भी बात हमने पिछली क्लासों में कर ली। तो यहां पर देहगुहा की बात करें तो देहगुहा पाई जाएगी इनमें, देहगुहा उपस्थित, सीलोम उपस्थित, और सीलोम भी कौन सी, वास्तविक ट्रूसीलोम। तो ये कहलाएंगे बेटा ट्रूसीलोमेटा, वास्तविक देहगुहा। त्रिस्तरीय प्राणी है, विखंडी रूप से खंडित प्राणी है, अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन है, और वास्तविक देहगुहा इनमें पाई जाएगी। सामान्यतः इन प्राणियों का शरीर, अभी हमने बात करी कि 3 भागों में बटा होता है, 3 टुकड़ों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। शरीर की बात करें तो शरीर खंडित होता है, शरीर में खंड पाए जाते हैं, और खंड 3 होते हैं, सिर भाग, वक्ष भाग और उदर भाग। सिर, वक्ष और उदर 3 पार्ट में इनका शरीर बटा होता है। कुछ सदस्य संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें सिर और वक्ष मिलकर एक ही भाग बनाते हैं, जिसको सिरोवक्ष कहते हैं, प्रोसोमा कहते हैं। कुछ प्राणी स्टार लगाकर हम लिखते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें सिर और वक्ष भाग आपस में जुड़े रहते हैं, उनका स्पष्ट विभाजन नहीं होता। सिर और वक्ष आपस में मिलकर एक अलग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिरोवक्ष, या उसको बोलते हैं प्रोसोमा। कुछ सदस्य संघ आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्यों में, अधिकांश सामान्यतः जो सदस्य हैं, सामान्य जो प्राणी हैं, उनका शरीर तो सिर, वक्ष और उदर में डिवाइडेशन होता है। तो सिर, वक्ष और उदर में डिवाइडेशन होता है, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनका सिर और वक्ष आपस में जुड़ा रहता है, एक ही पार्ट होता है, अर्थात 2 ही पार्ट होते हैं, सिरोवक्ष और उदर। तो ऐसे प्राणी जिनका सिर और वक्ष जुड़ा रहता है उनको सिरोवक्ष या प्रोसोमा कहते हैं, ठीक है ना। कुछ सदस्य संधियुक्त उपांग और अद्वितीय लक्षण, ये तो हमने बात ही कर ली इसकी। संधियुक्त उपांग इनका स्पेशल कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण लक्षण, महत्वपूर्ण इनका लक्षण है। संघ आर्थ्रोपोडा को इसी नाम से, संधियुक्त उपांगों के कारण ही संघ आर्थ्रोपोडा नाम रखा गया, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा की एक बात और बताऊं, आर्थ्रोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर क्यूटिकल या काइटिन क्यूटिकली का इनके शरीर के ऊपर बाह्य आवरण होता है, बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल देखने को मिलेगा इनके शरीर के ऊपर, और बाह्य कंकाल किसका होगा, काइटिन क्यूटिकल का, काइटिन या क्यूटिकल का बाह्य कंकाल देखने को मिलेगा। और बाह्य कंकाल किसका होगा, काइटिन का।
बाह्य कंकाल किसका बना होगा बेटा? काइटिन का कंकाल होगा, और काइटिन क्यूटिकल, और ये बाह्य कंकाल जो इनके शरीर के ऊपर उपस्थित है, ये इनको हवा, पानी, नमी, तापमान, इन सब से इनकी सुरक्षा करता है। संधियुक्त उपांग हो गए, गठरों की संख्या हो गई। प्रजनन की बात करें इनमें, इनके अंतरांग जो होंगे उनमें अंतरांगों के चारों ओर देह गुहा होगी, और देह गुहा में हीमोसील नामक देह गुहा पाई जाएगी, और हीमोसील नामक वर्णक पाया जाएगा। हीमोसील नामक वर्णक पाया जाएगा। इसके अलावा प्रजनन अंग, उत्सर्जन अंग देह गुहा तक ही सीमित रहते हैं। प्रजनन और उत्सर्जन जो अंग है, प्रजनन और उत्सर्जन जो अंग है वो देह गुहा तक सीमित रहते हैं। ठीक है, ये इनके कैरेक्टर की बात हो गई। पाचन की बात करें तो पाचन तंत्र या पाचन नाल जो है वो पूर्ण होती है, और ये सभी प्रकार के भोजन को खा लेते हैं। पाचन की बात करें तो पाचन नाल पूर्ण, पाचन पूर्ण, जो सभी प्रकार के भोजन को खा सकते हैं। सभी प्रकार का जो भोजन है या सभी प्रकार का जो आहार है उसको ये ग्रहण कर सकते हैं। पाचन तंत्र इनका पूर्ण होता है। दूसरी बात, शरीर पर भोजन को चबाने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए मुखांग पाए जाते हैं, और मुखांग इनमें अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मुखांग जो होते हैं वो भोजन को काटने और चबाने के लिए काम आते हैं, जैसे टिड्डा की बात करें, तिलचिट्टा की बात करें, दीमक और कैटरपिलर जो लार्वा होता है, उनमें इनके जो मुखांग होते हैं वो भोजन को काटने और चबाने वाले होते हैं। कुछ प्राणियों के जो मुखांग होते हैं वो भोजन को चूसने के लिए, भेदने के लिए काम आते हैं, जैसे मच्छर, पिस्सू, और ये चबाने वाले, लेपिंग वाले, मतलब चूसने, जिसको मधुमक्खी आपने देखा होगा कि पुष्प पर बैठ जाती है और लिप लिपा मतलब मुखांगों को बाहर निकालती है और वहां से मकरंद को चूसती है। तो मधुमक्खी वगैरह में जो भोजन को ग्रहण करने के लिए जो अंग है, ऑर्गन है या मुखांग है, वो होंगे लिप लिपाने वाले। और स्पंजी प्रकार के जो घरेलू मक्खी है वो स्पंजी प्रकार के। तो मुखांग पाए जाएंगे शरीर पर मुखांग पाए जाएंगे। और मुखांग कितने प्रकार के होंगे बेटा? 4 प्रकार के मुखांग होंगे, जिसमें काटने चबाने वाले, एक नंबर काटने और चबाने वाले मुखांग। और काटने और चबाने वाले मुखांगों की बात करें तो ग्रोसहोपर हो गया, टिड्डा जो हो गया, दीमक हो गया, तिलचिट्टा हो गया। टिड्डे की बात करें, टिड्डा हो गया, और दीमक और कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो 3-4 प्रकार के जो जीव हैं, इनमें जो भोजन को ग्रहण करने के लिए जो मुखांग पाए जाएंगे वो काटने और चबाने वाले होंगे। दूसरे प्रकार भेदने और चूसने वाले मुखांग भी देखने को मिलेंगे। चूसने वाले जो मुखांग है वो देखने को मिलेंगे मच्छर वगैरह, सी मक्खी में। मच्छर और सी मक्खी में भोजन को चूसने वाले मुखांग देखने को मिलेंगे। और चबाने वाले या लेपिंग टाइप के जो मुखांग होंगे वो मधुमक्खी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्पंजी प्रकार के जो घरेलू मक्खी है उसमें स्पंजी प्रकार के घरेलू मक्खी में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में 4 प्रकार के मुखांग देखने को मिलते हैं। भोजन को काटने वाले, भोजन को चूसने वाले, चबाने वाले, लेपिंग या स्पंजी प्रकार के 4 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। श्वसन की बात करें तो श्वसन सामान्यतः तो शरीर की सामान्य सतह द्वारा है। श्वसन, इन प्राणियों में श्वसन जो होगा शरीर की सामान्य सतह द्वारा। कुछ प्राणी जैसे प्रोन वगैरह है उनमें गिल्स भी देखने को मिलेगा। कुछ प्राणियों में गिल्स भी पाए जाएंगे, जैसे एग्जांपल फॉर प्रोन में झींगा, जो मछली जिसको बोलते हैं झींगा बोलते हैं, उसमें गिल्स भी देखने को मिलेगा। और कुछ बुक गिल्स हैं उसमें किंग क्रेब, उसमें बुक गिल्स मिलेंगे, जैसे किंग क्रेब।
किंग क्रेब्स जो होता है, केकड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें बुक गिल्स भी देखने को मिलेंगे। परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण यहां पर खुले प्रकार का, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमने पहली भी क्लास में बता दिया कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें रक्त को लाने व ले जाने के लिए सिराएं, धमनियां, केशिकाएं नहीं होती, हार्ट वगैरह ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ब्लड यूं ही शरीर में बिखरा पड़ा रहता है। तो वो जो परिसंचरण तंत्र होता है, वो जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें रक्त को लाने व ले जाने के लिए सिराएं, धमनी, आर्टरी, वेन और हार्ट और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिनके द्वारा शरीर में सर्कुलेशन होता है, तो वो कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहां पर एनिलिडा में प्रथम बार, हमने कल बात करी थी, एनिलिडा में जरूर प्रथम बार बंद परिसंचरण तंत्र और हार्ट जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, हीमोसील में बहता रहता है। हीमोलिम्फ, रंगहीन कीट वर्णक और हीमोसाइनिन, कुछ प्राणियों में हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। अपने शरीर में जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक इन्हीं में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बात करें, उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन के लिए इनमें ग्रीन ग्रंथियां, एल्टरनरी अर्थात ग्रीन ग्रंथियां, उत्सर्जन जो देखने को मिलेगा ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्रंथियों द्वारा, ग्रीन ग्रंथियां उत्सर्जन हेतु काम आती है। कोक्सल ग्रंथियां भी, बिच्छू वगैरह जो हैं उनमें कोक्सल ग्रंथियां भी उत्सर्जन अंग है। एग्जाम्पल फॉर बिच्छू, स्कॉर्पियन जो है उसमें कोक्सल ग्रंथियां भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मेलपी नलिकाएं, कुछ कीट जो हैं उनमें मेलपी नलिकाओं के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। मेलपी की नलिकाओं के द्वारा कीटों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद इनका स्पेशल कैरेक्टर है, इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्रों का पाया जाना संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा के मुख्य 3 कैरेक्टर आप रटी लो, संधियुक्त उपांग, संयुक्त नेत्र और शरीर के बाहर क्यूटिकल का आवरण। ये संघ आर्थ्रोपोडा के स्पेशल करेक्टर हैं। पृथक लिंगी प्राणी होंगे, एक लिंगी प्राणी होंगे। वैसे हमने बात करी संघ एनिलिडा की जो प्राणी थे वो द्विलिंगी प्राणी थे, लेकिन ये सामान्यतः एक लिंगी प्राणी अर्थात नर और मादा इनमें अलग अलग होंगे। एक लिंगी प्राणी एक लिंगी प्राणी होते हैं। निषेचन की बात करें तो सामान्यतः निषेचन आंतरिक, लेकिन कुछ प्राणियों, कुछ जीवों में निषेचन बाह्य प्रकार का भी होता है। सामान्यतः निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन सामान्यतः आंतरिक होता है, कुछ में बाह्य भी होता है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ यह है कि किसी भी प्राणी के जनन अंगों के आधार पर, बाह्य स्ट्रक्चर के आधार पर देखकर यह बताया जा सकता है कि मेल है कि फीमेल। मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के आधार पर किसी जीव के 2 रूप देखने को मिलते हैं तो वो कहलाती है लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अंडज और जरायुज दोनों प्रकार के प्राणी हैं, अंडज भी हैं और जरायुज भी हैं। अंडज और जरायुज दोनों प्रकार के प्राणी हैं। क्यूटिकल का इनके ऊपर आवरण है। ये बात प्रत्यक्ष परिवर्धन और अप्रत्यक्ष परिवर्धन की बात करें तो दोनों टाइप का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसके दौरान विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एक क्लास में इनके एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इनमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट भी होते हैं और बहुत नुकसानदायक कीट भी होते हैं। जैसे हम बात करें कि एपिस इंडिका, मधुमक्खी की बात करें, जैसे बॉम्बेक्स मोराई, जैसे हम बात करें रेशम कीट की तो बहुत सारे लाभदायक, लेसिफर लाख का कीट है, रेशम कीट है, मधुमक्खी है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफी लाभदायक हैं। इसके अलावा लिमुलस वगैरह है, टिड्डी वगैरह है, ऐसे कई ऐसे प्राणी भी हैं जो नुकसानदायक भी हैं। तो इस प्रकार से इस संघ में बहुत सारे एनिमल हैं, तो हम एक एक क्लास जब अध्ययन करेंगे तो उनमें उनके एग्जाम्पल की बात भी हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं आराम से, वीडियो को बिना स्किप के आराम से पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप
इसके नोट्स बनाकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो संघ आर्थ्रोपोडा की क्लास से संबंधित होगी। दोबारा से मैं एक बार मोटा मोटा रिपीट कर देता हूं। सबसे बड़ा संघ है, संधि युक्त उपांग देखने को मिलेंगे, सारा का सारा इसमें भी बता देते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी। तो बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन क्यूटिकल है, देग व हिमोसिल प्रकार की, प्रजनन उत्सर्जन खुला परिसंचरण तंत्र और श्वसन सामान्य सतह द्वारा, गिल्स भी द्वारा, गिल्स के द्वारा भी होगा, पाचन पूर्ण होगा। मुखांग 4 प्रकार के इनमें देखने को मिलेंगे, च्युइंग टाइप के, लेपिंग टाइप के और सकिंग टाइप के इनमें मुखांग देखने को मिलेंगे। आज हमारी क्लास हो गई है संघ आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टर्स को लेकर। अब अगली जो क्लास होगी संघ आर्थ्रोपोडा की वर्गों को लेकर होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं संघ आर्थ्रोपोडा की ज्यादा क्लासें हैं, इसलिए 2 या 3 पार्ट में आपको संघ आर्थ्रोपोडा की क्लासें देखने को मिलेगी। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक क्लास में हम आपको संघ पढ़ा देते हैं, दूसरी क्लास में उनकी क्लासों का वर्गीकरण आपको बता देते हैं, लेकिन ये इसके संघ वर्ग ज्यादा होने के कारण आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। टुकड़ों में क्लास आएगी, लेकिन सारी क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।